सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। ख़ास तौर पे हिस्ट्री ऑफ हज़रत बाबा ताजुद्दीन के पार्ट 2 में आपका बहुत इस्तकबाल है। हमने पहला एपिसोड आपके सामने पेश किया, वो कैसा था उसके बारे में आप राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम कर लें, ताकि हम जो कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हज़रत बाबा ताजुद्दीन के ऊपर, इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने में बहुत आसानी हो। आपने पहले वाले एपिसोड में देखा कि हमने किस तरीके से सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश से लेके आपकी इब्तदाई 30 साल की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की। हमने 1892 तक के हालात को पिछले एपिसोड में बयान कर दिया। आने वाले एपिसोड में दरअसल दोस्तों हम सरकार ताजुल औलिया की 16 साल पागल खाने में बीती जिंदगी के बारे में आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। उसके बाद आपके रिलीज के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से आप वाकी गए उसके ऊपर बात करेंगे, वाकी को देखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में वाकी के आसपास के वो मकामात जहाँ पर सरकार ताजुल औलिया अक्सर वक्त बिताया करते थे, उन मकामात को भी देखने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात इस एपिसोड में होने जा रही है, नागपुर के राजा आजम शाह के नवासे सलमान शाह के पास भी जाएंगे। उनके पास कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया के बेशुमार कीमती तोहफे रखे हुए हैं, जिनका जो सरकार ताजुल औलिया की जिंदगी से मुंसलिक थे। हम उन तोहफों को भी, उन तबरुकात की भी ज़ियारत करवाएंगे आपको आने वाले एपिसोड में। लेकिन उसके पहले आपको एक अहम बात बताना मैं जो ज़रूरी समझता हूँ कि हम यहाँ से अभी फिर शहर कामटी की ओर जाएंगे। दरअसल दोस्तों शहर कामटी में एक दरगाह है जिसे दरगाह हज़रत मासूम शाह के नाम से जाना जाता है। बहुत कदीम बुजुर्ग है, कहा जाता है कि जब से नागपुर है तब से आप हैं। आप सिलसिले मदारिया के बुजुर्ग हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अक्सर वहाँ पर हाजिरी दिया करते थे। और एक बहुत खास चीज़ जो हमें पता लगी है, स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ताजुल औलिया की नानी अम्मा, जी हाँ दोस्तों, नानी अम्मा जिनका बहुत बड़ा हाथ था सरकार ताजुल औलिया की परवरिश में, उनका भी मज़ार उसी कैंपस में। हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस हाल में है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सीधे कामटी लेकर चल रहा हूँ और कामटी से हम लोग सीधे पागल खाने आ जाएंगे। चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं कामटी। जी हाँ दोस्तों, हम बता चुके हैं आपको कि सरकार ताजुल औलिया 23 अगस्त सन 1892 को किस तरीके से आपको मजिस्ट्रेट के सामने कामटी क्लब से गिरफ्तार करके पेश करके नागपुर पागल खाना भेज दिया गया था। फिलहाल हम अभी कामटी में ही हैं। कामटी के एक ऐसे पुरसुकून मकाम पर है जिसे दरगाह सैयद मासूम शाह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कदीमी मज़ार है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वापस वो गुंबद दिखाए। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका ताल्लुक़ सिलसिले मदारिया से है और लगभग 300 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। इस जगह की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो बहुत ख़ास है। एक तो ये मकाम है, कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए। इस मकाम के बारे में कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया अपनी हयात में यहाँ पर अक्सर आया करते थे और इस जगह बैठकर ज़ियारत भी किया करते थे, इबादत भी किया करते थे। हम बात करेंगे यहाँ के सज्जादा नशीन जो इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल खोज इंडिया में। आपका क्या नाम है हज़रत? मेरा नाम है अली अहमद शाह। अली अहमद शाह साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है खोज इंडिया में। आप हमें ये बताएं इस दयार के बारे में। ये पुराने कदीमी बुजुर्ग है जी, सिलसिले मदारिये के बुजुर्ग है। बाबा मान दरियाई बड़ौदा के खलीफा मुरीद है ये। अच्छा। और सरकार, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस जगहों पे सरकार ताजुल औलिया यहाँ के बैठा करते थे। और वो जगह यही है? यही है। अच्छा। और एक चीज़ ये कही जाती है, अक्सर लोगों का ख्याल है कि कयास आराइयाँ हैं कि सरकार ताजुल औलिया की नानी साहिबा जो थी, कहा जाता है कि उनका भी मज़ार इसी कैंपस में कहीं पर मौजूद है। हम भी सुनते आए। आप भी सुनते आए अपने बुजुर्गों से और कुछ ताजाबाग के लोगों से। अच्छा।
कि सुनता है कि ताजुद्दीन बाबा की नानी अम्मा की मज़ार है, घोड़ा नम्मा। घोड़ा नम्मा। घोड़ा नम्मा। घोड़ा नम्मा के नाम से आप मशहूर हैं। तो वो मज़ार किस तरफ है? ये हमारे मासूम शाह बाबा के हाथे में ही है। अच्छा। 3.5 एकड़ का जो पट्टा है जी, वहीं पे है। अच्छा, ये पूरा इलाका 3.5 एकड़ का है। 3.5 अच्छा, सरकार ताजुल औलिया के आते थे सरकार ताजुल औलिया, तो इसी जगह पर आप इसी जगह पे बैठा करते। और आपके कुछ इरशादात हैं क्या इस मज़ार के बारे में? है जी। आप फरमाते थे ये बहुत बड़े बुजुर्ग है। अच्छा। समझे। और यहाँ ये भी सुने हैं हमने कि सरकार बाबा साहब अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह भी बैठा करते थे। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर आते? वो कहते थे बड़े बाबा भी यहाँ आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम भी आते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है ये। अच्छा अच्छा। तो हम वो जगह देखना चाहेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार ताजुल औलिया की नानी अम्मा का मज़ार है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि करीब से दिखाए इस मकाम को। इस मकाम के बारे में कहा जाता है ये 3.5 एकड़ दरगाह मासूम शाह के कैंपस में है। दरअसल कहा जाता है कि ये जो जगह है, ये जो मज़ार आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सरकार ताजुल औलिया की नानी अम्मा का मज़ार है। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत कन्फर्म नहीं है। कुछ लोगों का मानना है, अक्सर लोगों का मानना है कि ये सरकार ताजुल औलिया की नानी की मज़ार है, जिनको घोड़ा नम्मा के नाम से मशहूर थे। इस कैंपस में और भी कुछ है क्या इसके अलावा? ये 3.5 एकड़ का पूरा कैंपस है, इसके अलावा कोई पुरानी खबरें और कब्रें वगैरह हैं नज़र आती हैं? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मासूम शाह बाबा हमारे खानदान के बुजुर्ग की मज़ार। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया खोज इंडिया से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हज़रत सरकार ताजुल औलिया की नानी अम्मा की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मज़ार ये है। अब यहाँ से हम सीधे चलेंगे उस मकाम पर। 23 अगस्त सन 1892 को कामटी से सीधे सरकार ताजुल औलिया को नागपुर स्थित मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। वहाँ चलकर वहाँ के हालात देखते हैं कि वहाँ पर आज क्या क्या मौजूद है। आइए चलते हैं सीधे नागपुर मेंटल हॉस्पिटल। फाइनली हम नागपुर में उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जिसे पागल खाना चौक कहा जाता है, लेकिन प्रशासन मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उसने पागल खाना चौक से, पहले पुराना नाम इसका शायद नेल्सन चौक हुआ करता था, फिलहाल में इसको बदलकर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन चौक इस इलाके का नाम कर दिया है। यहाँ पर इस चौराहे पर वो पुरानी इमारत है, आप देखिए, जिसका बोर्ड नजर आता है, जिसे 1904 में रीजनल मेंटल हॉस्पिटल नागपुर के नाम से कायम किया गया था अंग्रेजों ने। इसी में कहा जाता है कि सन 1892, 23 अगस्त सन 1892 या 24 अगस्त वो तारीख हो सकती है जब सरकार ताजुल औलिया को इसमें लाकर रखा गया आपके दिमागी इलाज के लिए। उसके बाद सरकार ताजुल औलिया के 16 साल यहाँ पर बीतते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक्स सुपरिटेंडेंट M.A. के आजाद जूनियर कॉलेज जिया शाहिद साहब हैं, जिन्होंने सरकार ताजुल औलिया पर काफी कुछ लिखा है। चलिए हम बात करते हैं उनसे। इस मकाम पर एक शानदार गुंबद का निर्माण, एक रोजे का निर्माण किया गया है। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए वो दूर से। एक शानदार बहुत बड़ा गुंबद बनाया गया है। क्या है इस जगह की अहमियत, हम बात करेंगे जिया शाहिद साहब से। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जिया शाहिद साहब। जिया शाहिद साहब, ये कौन सी जगह है आप बताएं नाजरीन को? ये तो मेंटल हॉस्पिटल का एरिया है और यहाँ पे हजरत का चिल्ला मुबारक है। अच्छा। यहाँ पे हजरत जब यहाँ रहे जिस दौरान, तकरीबन आपका क़याम यहाँ 16 बरस रहा। 16 बरस 1892 से 1908 तक। तो वैसे तो असल जगह आपके क़याम के अंदर में है, लेकिन आपका ये मामूल था कि रोज़ाना शाम में आप यहाँ तशरीफ़ रखते थे। और एक तरीके से बैठक थी। और अंदर में कहाँ पर, किस तरफ? अंदर में एक रूम है उधर। अच्छा, इस तरफ। तो जी हाँ, वहाँ इजाज़त लेकर जाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है। ये यहाँ पर हजरत लोगों की तकालीफ सुनते थे,
और उनके हल भी पेश करते थे। और यहाँ पर जो किताबों में करामात जो दर्ज है जी। वो इतनी है कि उसको बयान करना मुश्किल है। अच्छा, एक चीज यहाँ के बारे में कहा जाती है कि उन 16 सालों में यहाँ पर बहुत हुजूम रहता था। बहुत हुजूम। तो उस वक्त के कैसे हालात रहे होंगे यहाँ पे? यहाँ पर तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जी। उन्होंने भीड़ भाड़ की वजह से टैक्स भी आयद कर दिया था। अच्छा, आने वालों के हाँ, ऊपर ज़ायरीन टैक्स पर, लगता था। ज़ायरीन पर टैक्स लगता तो था। वो मिलने के लिए आते थे, हाँ, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेज उनसे टैक्स अंग्रेज उनसे टैक्स वसूल करते हैं। अच्छा, मतलब इतनी मकबूलियत इतनी थी इस मकबूलियत जगह थी जी। हाँ पर। और कहते हैं कि नागपुर के जो नामी ग्रामी लोग थे, थे जी। हाँ, राजा रजवाड़े नवाब, वो सब यहाँ हाजिरी देते थे हजरत के पास। खिदमत में जी हाँ। हाजिर रहते थे। ये किस बैठक में? और हर एक के साथ कुछ ना कुछ वाकया मंसूब है। अच्छा। उनकी जो लिस्ट है हमारी किताब में भी दर्ज है। अच्छा, सैयदुल औलिया। आपने कई किताबें हजरत बाबा ताजुद्दीन जी हाँ, के ऊपर हजरत लिखने की ने, कोशिश है। बस बताइए हजरत उनके ने लिखा ली बारे है। में कुछ। ये तो सबसे पहले हमने एक सैयदुल औलिया करके 93 उर्स में शाये किए थे ट्रस्ट की इमा पर। जी। उसके बाद में फिर 95 उर्स में शान ताजुल औलिया के नाम से शाये हुए। और माशाल्लाह उसके बाद फिर अभी पिछले साल भी 99 उर्स जब था तो सैयदुल औलिया के नाम से 3 ज़ुबानों में शाये की गई हो। हिंदी में कहते हैं सर्वधर्म संभाव, यानी कौमी यकजहती अगर हम जी, कहें जी। तो ये जगह कहते ये हैं वो मकाम है जहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिलेंगी। हाँ, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो करीब से इस जगह को मिनी इंडिया आप बोल सकते हैं इस जगह को। देखिए। इसके दरवाजे पर जहाँ पर कहते हैं हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे, उनकी बैठक थी दरअसल। ये सर्वधर्म संभाव का स्थल है, कौमी यकजहती का एक स्थल है। देखिए यहाँ पर सामने ही नमो ताजुद्दीन नम करके लिखा हुआ है। ये बहुत ही शानदार जगह है। कैमरामैन को कहूंगा कि पास से दिखाए। ये सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है ये जगह। आप देखिए कितने यहाँ पर लोग आते हैं। आप यहाँ पर क्या हैं, किस हैसियत से हैं यहाँ पर, आप बताएं। आप सेवादार हैं यहाँ के? अच्छा, तो यहाँ पर कोई साल में फंक्शन वगैरह भी होता है? होता है, बाबा का जन्मदिन होता है, उरूस होता है। अच्छा, 6 मई उरूस होता है, सालाना उरूस होता है। मार्च में 29 तारीख को सालाना उरूस होता है यहाँ पे। तो अभी तक आप देख रहे थे वो स्थान जहाँ पर सरकार ताजुल औलिया के बारे में कहा जाता है कि उनके ज़िंदगी के 16 साल बीते। ये वो स्थान है, यहाँ पर ही आकर बैठते थे। जिया शाहिद साहब ने आपको बहुत खूबसूरती से पागल खाने के बारे में बताया और आपने ज़ियारत की उस मकाम की जहाँ पर सरकार ताजुल औलिया बैठा करते थे। आखिर वो वक्त भी आ गया। कहते हैं कि 1908 की बात थी, शायद मार्च या सितंबर का महीना था, जब नागपुर के राजा रघुवीर राव भोसले ने 2000 रुपए के मुचलके को जमा करके इस गेट से सरकार ताजुल औलिया को रिहा करवाया। और रिहा करवाने के बाद जब सरकार ताजुल औलिया कहा जाता है बाहर निकले तो यहाँ पर 2 बग्घियां खड़ी हुई थी। एक बग्घी इस तरफ जाने के लिए, यानी शहर सकरदरा के स्थित महल की तरफ जाने के लिए, दूसरी बग्घी इस तरफ जाने के लिए जो सीधे वाकी की तरफ जाती थी। दरअसल सरकार ताजुल औलिया की जो जिंदगी पागल खाने में गुजरी, उस जमाने में यहाँ पर एक खास बात यह हुई कि वाकी के जो बहुत बड़े जमींदार थे काशीनाथ पटेल, उनकी भी मुलाकात इसी पागल खाने में सरकार ताजुल औलिया से हुई और वो बहुत बड़े भक्त हो गए थे। रघुवीर राव भोसले जो नागपुर के महाराजा थे, नागपुर के राजा थे, उनकी भी मुलाकात इसी पागल खाने में सरकार ताजुल औलिया से हुई और वो भी सरकार ताजुल औलिया के बहुत बड़े चाहने वाले थे। उन्होंने 2000 रुपए का मुचलका भर के सरकार ताजुल औलिया को यहाँ से आज़ाद करवाया। लेकिन सरकार ताजुल औलिया इस जगह बाहर आए। अब बाहर आने के बाद रघुवीर राव भोसले की बग्घी में बैठकर शकरदरा की तरफ रवाना हो गए। चलिए हम देखते हैं उस मकाम को, शकरदरा में क्या हालात हैं वहाँ के और वो स्थान कैसे दिखाई देता है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ शकरदरा। हम पहुंच चुके हैं सकरदरा स्थित लाल महल
के दरवाजे पर आप ये जो भव्य दरवाजा देख रहे हैं, ये सकरदरा स्थित लाल महल का दरवाजा है। दरअसल 1908 में रघुवीर राव भोसले सरकार ताजुल औलिया को 2000 रुपए के मुचलके पर आजाद करवा के पागल खाने से सीधे इसी जगह लेकर आए थे। अंदर के क्या हाल है हम इसके बाद वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया ने यहाँ पर बहुत कम वक्त उस वक्त बिताया और कुछ ही दिनों के बाद एक दिन अचानक सुबह सुबह कोचवान को कहा कि चल जंगल की तरफ घूम कर आते हैं। दरअसल कोचवान उस शख्स को कहा जाता है जो घोड़ा गाड़ी चलाया करता था। उसके साथ आप यहाँ से सीधे पाटन सावंगी चले गए। जी हाँ दोस्तों, पाटन सावंगी चले गए और वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ से वो सीधे वाकी गए और वाकी में उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया। कुछ लोग कहते हैं कि लगभग 10 साल उनके बीते। हम यहाँ से सीधे चलेंगे हम भी वाकी और कोशिश करेंगे प्रभाकर राव ढाके जी से बात करने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त वाकी दरबार के चेयरमैन है और काशीनाथ पटेल जी के परपोते हैं। हम वहां चलकर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखें जो नज़र आती है, जो कहा जाता है कि सरकार जहाँ बढ़ जाए दरबार वहाँ लग जाते हैं। देखिए यहाँ की रौनक देखिए, फूलों की दुकानें देखिए किस तरीके से सजी हुई है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। हम अंदर के हालात अगले एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे। आप और हम चलें सीधे यहाँ से वाकी पाटन सावंगी होते हुए। चलिए मेरे साथ। और रास्ते में एक मकाम है, वाकी और पाटन सावंगी के बीच में दरअसल एक मकाम है जिसके बारे में सरकार ताजुल औलिया ने कहा था कि यहाँ की मिट्टी में शिफा है। तो वाकी दरबार पहुँचने के पहले हम उस जगह को भी देखेंगे जो रास्ते में है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ वाकी। फाइनली हम उस मकाम पर आ गए हैं जिसके बारे में कुद्दूसी साहब, इतिहासकार कुद्दूसी साहब ने कहा था कि सरकार ताजुल औलिया का अक्सर वक्त जो है वो वाकी में भी बीतता था। और आपने जैसे बताया है कि सरकार ताजुल औलिया के पास लोग आते थे शिफा के लिए, तो आप उनको कोई जगह बताते थे कि यहाँ पर चले जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो उस जगह से आपको शिफा मिलती थी। उस जगह को अब एक दवा खाने के तौर में तब्दील कर दिया गया है। इस तरीके से इसी इलाके में वो जगह भी मौजूद है जिसको न्यायालय अदालत सरकार ताजुल औलिया कहा करते थे। उसके अलावा एक वो भी जगह जिसको कहा करते थे कि मस्जिद है, जहाँ पर लोग शिफा के लिए जाया करते। ये जगह को दवाखाना कहा जाता है जी। तो बाबा के जमाने में प्लेग की बीमारी आई थी जी। तो वहाँ पे बाबा साहब ने बोले थे प्लेग की बीमारी। प्लेग की बीमारी, वो चूहे की बीमारी बोलते ना। हाँ, चूहे मरने से। हाँ। तो जबकि बाबा ने बोले थे कि हाँ जी अम्मा चूहे पटापट मरेंगे, अपन झोपड़ी में रहेंगे। तो यहाँ नाम है वाकी का पानी, वाकी की हवा, वाकी की मिट्टी, बाबा की दवा। अच्छा, ऐसा नाम है यहाँ पर। तो सरकार ने यही मिट्टी दिए। अच्छा, वो मिट्टी कहाँ से दी है? ये यहाँ से दी। अच्छा, यहाँ से। हाँ, यहाँ से मिट्टी दिए सरकार ने। यहाँ फोटो था। अच्छा। अभी पेंटिंग करने के लिए गए हम। अच्छा। तो मिट्टी देते थे बाबा सरकार, सब लोग यहाँ झोपड़ी बांध के रहते थे जबकि बीमारी अच्छी हो गई। और आज भी ये दवा के इस पर तौर पे चलती है ये मिट्टी। देखिए, सरकार ताजुल औलिया ने उस जमाने में प्लेग के लिए लोगों को क्वारंटीन होने के लिए कहा था। अभी आज आप इस दौर में क्वारंटीन की बात करते हो, तो उन्होंने उस ज़माने में जब इस इलाके में प्लेग फैला था तो लोगों को कह दिया था कि हम लोग सब बस्तियां छोड़कर झोपड़ी में रहेंगे। जी। दूर जाकर रहेंगे। यही सही है। हाँ। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त प्रभाकर जी मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि आपने 12 जिनका नाम सुना है, काशीनाथ पटेल जी, आप उनके परपोते हैं और इस वक्त जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन भी है। हम बात करेंगे सरकार ताजुल औलिया के हवाले से प्रभाकर जी से। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है खोज इंडिया में आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाना जी की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी सरकार ताजुल औलिया से? काशीनाथ पटेल साहब हमारे दादा है, अनपढ़ दादा है जी। तो आप 32 गांव के जमींदार थे और आपकी न्याय पंचायत रामटे के अंदर चला करती थी। आपको संधिवात की बीमारी हो गई थी, तो संधिवात का इलाज के लिए हमेशा आप नागपुर जाया करते थे। डॉक्टर काशीनाथ पौनुस्कर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पागलखाना, आपके दोस्त थे
एक बार उन्होंने ये कहा कि कभी आप नागपुर आओगे तो हमारे पागलखाना जरूर आना, हम एक संत से आपको मुलाकात करवा देंगे। एक बार ये इलाज के लिए जब नागपुर गए तो जाते जाते इनको पहले पागलखाना ही लगा है, तो इन्हें अपने रेंगी को बाजू में छोड़ के वो सुप्रिटेंडेंट के पास में गए। जाने के बाद में बोले कि आपने मुझे बोला था कि बाबा से मिलाऊंगा, तो मैं आ गया, मुझे मुलाकात करा दो। तो दादा और डॉक्टर काशीनाथ पवनस्कर दोनों मिलके जब वो बाबा के कमरे में गए तो बाबा उस कमरे में थे, यानी कपड़ा लेस थे, अच्छा, बरेन थे। तो दादा के आंख पे जो रेशम की शाल थी आपने उनको दिया, तो ताजुद्दीन बाबा ने बोला कि हौजी नाना हमें कबूल है। तो पहला शब्द नाना को जो बोला है दादा को हमारे, तो नाना करके पुकारा पागलखाना के अंदर। अच्छा, हौजी नाना हमें कबूल है, आप अच्छे होते हम तुम्हारे घर को आते। और एक बार दादा को जब देखे थे पूरी बीमारी खत्म हो गई। जब बीमारी खत्म हो गई, अच्छा लगा, तो वो फिर वही बैठे और जब जब नागपुर जाते थे तब तब बाबा के पास ही बैठा करते थे। तो 1908 में रघुजीराव राजा जो नागपुर के राजा थे, उनने बाबा साहब की जमानत लिया। जमानत लेने के बाद जमानत में कहा जाता है कुछ 1000 या 2000 रुपए का मुचलका भरा। 2000 रुपए रघुजीराव राजा साहब ने दिया है। अच्छा, और बाबा की जमानत पे रिहाई हुई है। रिहाई होने के बाद में उस टाइम हमारा भी बग्गी थी, राजा साहब की बग्गी थी, लेकिन राजा साहब के बग्गी में बैठ के आप सक्करदरा गए। शकरदरा वाले महल पे गए आप? जी हाँ। सक्करदरा जाने के बाद में वह चंद दिन रहे। वहां पे एक संत थे हीरा सिंह महाराज। अच्छा, तो आपने रघुजीराव राजा से बोला, बड़े भैया एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, हम चले अपने नाना के पास। अच्छा, रघुवीर राव भोसले जो थे उस वक्त, उनको आप बड़े भाई कहा करते थे? बड़े भाई, पागलखाना के अंदर उनको बड़े भैया बोला है। काशीनाथ नाना को नाना पागलखाना के अंदर बोला, मरीम अम्मा साहब को अम्मा का लकब भी पागलखाने के अंदर से। क्या बात है, दिलचस्प जानकारी दी आपने। तो उसके बाद में रघुजीराव राजा के बारे में जब बाबा ने बोला कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगी, हम चले अपने नाना के पास। तो आप कोचवान को बोलते, चलते चुप के जंगल घूम के आते और बग्गे में बैठ के नागपुर से पाटोसोंगे तक के आए। आने के बाद में अपने उस कोचवान को बोला कि तू बग्गे लेके चले जा। हीरालाल कोचवान ने बग्गे लेके वापसी नागपुर निकल गया। इधर पाटोसोंगे के पास में बाबा बोलते हैं, वाका जाना ढाका के या, वाका जाना ढाका के या। लोगों को लगा कि वाका बोले तो वाकई हो सकती है, ढाका बोले तो यहाँ के मालगुजारा ढाके पटेल साहब है। तो उनने मैसेज दिया दादा को। दादा समझ गए थे कि ईश्वर आ गए हैं। तो दादा ने पूरे बच्चों के साथ में आदमी लेके 4 बैलगाड़ी लेके बाबा को लेने के लिए पाटोसोंगे तक के आए। हुजूर जो बग्गी में बैठे, वो बग्गी आज भी यहाँ पे पूजे के लिए रखी है। अच्छा, लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पे रखी है। वही बग्गी है जिसपे सरकार बैठने के बाद में उस बग्गी पे कोई बैठा नहीं है। अच्छा, तो वो आज भी यहाँ मौजूद है। तो वो बग्गी में बैठ के जब बाड़े में आए, आने के बाद में बाबा का चौरंग पाठ रख के स्नान हो गया। स्नान करने के बाद में हमारा 3 माला बिल्डिंग है जिसको हवेली बोलते हैं, उस हवेली को खाली कर दिया। उस हवेली में ताजुद्दीन बाबा रहे। कितने साल यहाँ पर रहे? उस हवेली में बाबा हुजूर 3 साल तक के रुके। अच्छा, रुकने के बाद में जब बहुत लोगों का हुजूम आना चालू हो गया था, भीड़ बढ़ना चालू हो गई थी, चमत्कार होते थे तो लोग आते थे बाबा हुजूर के पास में, बाबा को मानने वाले लोग। तब बाबा हुजूर ने बोला, घर में बहू बेटी रहते, यहाँ से अपन दूर चलते नाना। तो दादा बोले ठीक है सरकार। तो घूमते 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 हुजूर इस इमली के नीचे आए और बैठ गए। हम ये जो मकाम है, कैमरामैन को कहूंगा दिखा दें यहाँ से। ये जो जगह आपके सामने दिखाई दे रही है, इसी स्थान की बात कर रहे हैं प्रभाकर जी। हाँ। तो इमली के नीचे बैठ गए, ये रुकते करके बोला। तो दादा ने तुरंत में घास फूस की झोपड़ी बना दिया और पलंग का इंतजाम करा दिया। 4-6 नौकर को रखे कि लोगों ने टेलना नहीं चाहिए करके, और इंतजाम पूरे कर दिया। उस टाइम रघुजीराव राजा ने भी कुछ आदमी भेजा था बाबा की देखभाल के लिए। अच्छा, कुछ सिपाही आए थे? कुछ सिपाही आए थे, कुछ पहलवान भेजे थे, कुछ पहलवान पटेल साहब की तरफ से थे, कुछ नौकर पटेल साहब की तरफ से थे। रघुजी राजा का रिसाला जो था उनका पेमेंट रघुजी राजा करते थे। दादा का जो रिसाला था उसका पेमेंट दादा करते थे। मतलब सरकार ताजुल औलिया की हिफाजत के लिए 2-2 रिसाले मौजूद थे? जी जी जी, आज भी है और अच्छा, कयामत तक के रहेंगे। अच्छा, क्या बात है, 2-2 रिसाले थे। जी। तो
ऐसा इंतजाम बाबा हुजूर को वहाँ पे हुआ। उसके बाद में 9 साल तक के ताजुन बाबा इस जगह पे रुके हैं, यानी हम ये कह सकते हैं 1908 से 1920 तक। 20 तक का मकाम यहाँ पर। जी हाँ जी। और 1920 के बाद आप शकरदरा शिफ्ट हो गए। सक्करदरा इस दरमियान कभी जाया आया करते ताजुन कामठी भी जाते थे यहाँ हाँ, कामठी जाते थे, नागपुर जाते थे, सरकार है वो तो। यहाँ से अगल बगल में कहते हैं काबुल कंधार भी जाया हाँ, करते तो थे। काबुल के अंदर का ऐसा है कि जैसे यहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ती थी तो यहाँ से आप सीधा निकल जाते थे नदी की तरफ, तो नदी के पानी के ऊपर से आप चल के उधर जाके बैठा करते थे। अच्छा, समझे ना। इसी तरीके से यहीं से नदी के रास्ते ही खापा भी चले जाते थे। हाँ, नदी कभी कभी खापा चले जाते थे ताजुद्दीन बाबा, तो लश्कर से बाबा के पास जाके बाहर खड़ा ना, ये बड़े हजरत है करके बोलते थे। हाँ, और आपके परदादा को हमारे भेजते दादा थे जाते थे अंदर जियारत करने के लिए। हाँ, अच्छा, एक चीज ये यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान भी है जिसको सरकार ताजुल औलिया ने दवा खाना कहा, न्यायालय कहा या मस्जिद कहा, क्या है उसके बारे में? कैसा है, ताजुद्दीन बाबा एक जगह कभी रुके नहीं है, जी। और जब सरकार चलते थे तो सरकार के साथ में हुजूम भी चला करता था। अब वो हुजूम के अंदर हर की बीमारी, हर की डिमांड, हर की ये बात अलग अलग होती है। कोई बीमारी के कारण बाबा के साथ में रहता था, कोई कोर्ट के काम से बाबा के पास आता था, कोई बीमार शुगर के लिए आता था, कोई जैसे हर अनेक की डिमांड अलग अलग होती थी। तो सरकार चलते थे तो चलते चलती बाबा हुजूर चलता फिरता दरबार है। बेशक हुजूर को ऐसा जरूरी नहीं कि ये जगह बैठ के बाबा न्याय दे सकते जहाँ हैं, खड़े हो जाते थे वहां से दरबार लग ताजुद्दीन जाता था। बाबा का है। ये तो चलती बोलते दरबार ताजुद्दीन बाबा का है। तो जब चलते थे तो जैसे किसी ने बोला बाबा हम बीमार है जी, तो बोले आके मट्टी खाते अच्छे होते, तो वो शफाखाना है। अच्छा, हम अभी तक बात कर रहे थे, आप जैसे देख रहे थे प्रभाकर जी से बात कर रहे थे, हमें इजाज़त मिली है, हम चलकर वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर सरकार ताजुल औलिया की निस्बत से रखी गई है। और आप देखिए कितने खूबसूरती से, कितने अच्छे से उसको सजा कर रखा गया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। एक रेंगी की चर्चा बहुत होती है, इतिहासकार करते हैं कि आपके परदादा ने सरकार ताजुल औलिया के लिए स्पेशल बनवाई थी। ये वही है? ये वही रहेंगे। अच्छा, पहली बार बैठ के आए थे बाड़े के अंदर। अच्छा, उसके बाद में जब जब आपको घूमना है तीसरे में घुमा करते हैं। अच्छा, ये इसमें बैल लगते हैं। ये बैल लगते हैं। ये जो एक तस्वीर अंदर है, कैमरामैन को कहूंगा तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर में सरकार ताजुल औलिया के साथ जो शख्स नजर आ रहे हैं जी, वो हमारा दादा है। अच्छा, ये आपके दादा हैं? जी जी। और ये फोटो भी बाबा हुजूर के जमाने की है। अच्छा, ये इतनी पुरानी पेंटिंग है ये? हाँ, ये तो पेंटिंग है लेकिन इसका ओरिजिनल जो कॉपी आपके यहाँ है वो है। तो एक बार बाबा झोपड़े में बैठे थे जी, नाना मेरे पैर बहुत दर्द दे रहे, दबा जी। पैर दबाना चालू किया और फोटो निकल गई। वही फोटो तो ये देखिए आप इसको, ये एकदम ओरिजिनल, ये उसी हाल में आज भी यहाँ पर रखी हुई है। और कहते हैं कि सरकार ताजुल औलिया के बाद इस पर से किसी ने सवारी भी नहीं किया है, आप ही इस पर सवार हुए हैं, तब से यहाँ पर ये रखी हुई है। इस इमारत के अंदर और क्या क्या है? इसमें बाबा का वो इमली का झाड़ जिसमें आप टिक के बैठा करते थे। अच्छा, आप देखिए किस तरीके का हुजूम है यहाँ पर, आस्था का कैसा केंद्र है। ए बेटा, ए बच्चों, देखिए फोटो निकालने का नहीं, हाँ लिखा है। ये देखिए, ये वो पेड़ है, ये पूरा एक पेड़ है। पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ आज तक नहीं देखा मैंने, इतना विशाल। के नीचे आप इस मुद्रा में बैठे, देख इस तरीके से आप बैठते थे? हाँ। देखिए ये पेड़ है, कम से कम 20 फीट के आसपास इसका डायमीटर होगा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मोटा पेड़ नहीं देखा। आप देखिए, ये बहुत विशाल तना है इसका। देखिए, ये एकदम हम उस मकाम पर है जहां पर सरकार ताजुल औलिया आराम फरमाते थे। इसके अलावा कहते हैं यहाँ एक पलंग भी है। अच्छा, और भी कोई चीज ऐसी है जिससे? बाबा का शर्ट है। शर्ट रखा हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये इसके अंदर सरकार ताजुल औलिया का कुर्ता जुब्बा रखा गया है जिसे आप पहना करते थे। निशान के रूप में आपने यहाँ पर एक खड़ाऊ जिसको चरण, अभिषेक होते हैं। अच्छा,
ये चांदी के हैं? चांदी का चंदन का ऊपर अच्छा चांदी का। अच्छा, चंदन के ऊपर चांदी चढ़ा। और ये इसमें जैसे बाबा जी 26 हाँ, दो दिन बाबा जी का अभिषेक इसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए, इस तरफ देखिए, कैमरामैन को कहूंगा, यहाँ पर दरअसल सरकार ताजुल औलिया का पलंग रखा है जिसके लोग जियारत कर रहे हैं। काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारी चारों तरफ आपने खूबसूरत तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये बाबा का सिंदूर। अच्छा, आपने ये जिंदा किया। अच्छा, ये तस्वीर में वो दिखाई देता है। ये कितने स्क्वायर फुट में ये बना है पूरा? ये 50 बाय 50 में दरगाह बनी है। अच्छा, आपको और पूरा अगर सभा मंडप देख के चलेंगे तो 100 बाय 100 10,000 स्क्वायर फुट में ये बना हुआ है। वो झाड़ के कारण 10 फीट कम किया उधर से 10 यहाँ से कैमरामैन को कहूंगा कि वो पेड़ वापस दिखाए, वो दरख्त दिखाए। देखिए कितना विशाल है। कभी इसका डायमीटर आप लोगों ने निकाला क्या टेप लगाकर? जी नहीं। ये कितना इसका डायमीटर होगा? मैंने तो अपनी लाइफ में इतना मोटा दरख्त नहीं देखा है। देखो जो इस पे इसके ऊपर नीचे जब बैठे, जब झाड़े पढ़ाई होगा ना, हाँ जी छाव होंगे, जी। जब तो बैठे थे। आपने इसके अलावा कहीं देखा है क्या इतना बड़ा दरख्त? नहीं नहीं देखा है ना। मेरी भी लाइफ गुजरती जा रही है लेकिन मैंने नहीं देखा। यानी 10 आदमी के इसमें आता है। अच्छा, 10 आदमी अगर हाथ ऐसे पकड़े तो आता। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। देखिए लोग किस तरीके से अपनी अकीदत यहाँ पर पेश कर रहे हैं। एक हुजूम है, फूल पेश कर रहे हैं, चादर पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि एक मकाम पाटन सावंगी के आसपास में काबुल कंधार भी है, क्या निस्बत है सरकार ताजुल औलिया की उस शहर से? हज़रत ताजुल औलिया जब वाकई में तशरीफ़ रखते, उस वक्त आपका दौरा जो है वाकई के मुख्तलिफ मकामात का भी हुआ करता था। कनान नदी के किनारे वाकई से उस तरफ दरिया कनान को अबूर करने हाँ, अबूर करने के बाद एक जरा ऊंचा मकाम है जी। और उस जगह को काबुल कंधार के नाम से याद किया जाता है। कहते हैं सरकार ताजुल औलिया ने वो नाम दिया था उसको। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर आप इबादत रियादत भी किया करते थे, अपना वक्त गुजारा करते थे। और एक ऐसा पत्थर की जो शक्ल है, जैसे आप आराम कुर्सी पर जब हम आराम करते हैं, वो जो कैफियत होती है वो पत्थर की शक्ल भी वैसी है। अच्छा। और काबुल कंधार का मामला ये भी है कि उस जमाने में उनसे मिलने जुलने वालों में कुछ लोग आए हुए थे और उनका ताल्लुक काबुल कंधार से था, अफगानिस्तान से। वो चाहते थे कि हम वहाँ जाएं, अपना जो शहर है, हो सकता है उनको मतलब आने के बाद मौका ना मिला हो, बहुत दिन हो गए होंगे, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। चुनांचे ताजुल औलिया ने कहा ठीक है, आप आंख बंद कर दीजिए। उन्होंने आंख बंद कर ली तो वो जहाँ जाना चाहते थे वो नज़ारा जो है काबुल कंधार का उनको वहाँ बैठे बैठे ही नसीब हो गया। इसलिए उस जगह को काबुल कंधार के नाम से पुकारा जाने लगा। चलिए हम भी चलते हैं काबुल कंधार, दिखाते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। आइए। लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र करके हम नागपुर ज़िले के एक ऐसे मकाम पर आप पहुँचे हैं जिसके बारे में कुद्दूसी साहब ने आपको बताया है, काबुल और कंधार। ये कोई अफ़गानिस्तान का काबुल कंधार नहीं है, ये नागपुर ज़िले का काबुल कंधार है। इसकी निस्बत आपको कुद्दूसी साहब ने बता चुकी है कि इस जगह का नाम भी सरकार ताजुल औलिया ने ही काबुल कंधार रख दिया था। हम चलेंगे वहाँ दूर ऊपर, वो मकाम जहाँ पर कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया जब भी वाक़ई आते थे तो उस मकाम पर आराम फरमाते थे आकर उस पहाड़ी पर। आइए चलते हैं, देखते हैं उस मकाम पर। ये हम उस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए हैं जिसे काबुल कंधार कहा जाता है। ये वो जो आप एक इमारत देख रहे हैं, एक
गुंबद देख रहे हैं, इसके अंदर कहा जाता है कि वो पत्थर है जिस पर आप आराम फरमाते थे और यहाँ पर काफ़ी वक्त बिताते थे। जब भी आते थे तो आप इस पहाड़ी पर चले आते थे। वाकई ख़ास तौर पे जब आते थे तो यहाँ पर आकर अक्सर आराम करते थे। कुद्दूसी साहब ने आपको बताया ही है कि इसको काबुल कंधार किन वजूहात से कहा जाता है। देखिए, ये एक, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये एक पत्थर हुआ करता था पहाड़ी पर, जिसको अभी ढक दिया गया है एक चादर से। इसी पर हजरत ताजुल औलिया आराम फरमाया करते थे। काफी खूबसूरत जगह है। मैं कैमरामैन को कहूँगा खास तौर पे यहाँ से अगल बगल का नज़ारा दिखाने की कोशिश करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई यहाँ से एक्चुअल में किस तरफ है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर जब सरकार ताजुल औलिया आराम फरमाते थे तो अक्सर लोग, इलाके के लोग आपसे मिलने के लिए आते थे। वो ज़माना 1917-18 के आसपास का रहा होगा जब पहली जंग अजीम यूरोप में लड़ी जा रही थी। दरअसल दोस्तों, उस ज़माने में सारी दुनिया में उथल पुथल थी। तो कहते हैं कि कुछ लोग जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के शहर काबुल और कंधार से था, वो सरकार ताजुल औलिया से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर उनका पता पूछते पूछते आ गए और उनको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। पहली जंग अजीम की वजह से वो अफ़गानिस्तान, उनके लिए जाना उस वक्त बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने अर्ज़ की, कहते हैं कि सरकार ताजुल औलिया से अपने वतन के हाल जानने की कोशिश की। तो सरकार ताजुल औलिया ने उनसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद करिए, आपको काबुल और कंधार यहीं से दोनों शहर अफ़गानिस्तान के नज़र आएंगे। और कहते हैं कि अल्लाह के इज़्न से हुआ भी वैसा। उन लोगों ने अपनी आंखें जब बंद की तो उनको शहर काबुल और शहर कंधार, उनके घर के हालात उन्हें यहीं पता चल गए। उसी बुनियाद पर इस स्थान का नाम काबुल कंधार है। वो देखिए दूर वो जो एक पार्क नज़र आता है, उसके बगल से ही दरियाए कन्हान दरअसल बहती है। और ठीक उस पार्क से अगर हम आधा किलोमीटर और इस तरफ जाएंगे तो वाकई का वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर सरकार ताजुल औलिया अक्सर आया करते थे और वहीं से यहाँ पर आते थे काबुल और कंधार। आप देखिए, ज़ियारत कीजिए इसकी। काबुल कंधार की ज़ियारत आपने की। कहा जाता है डॉक्टर साहब कि खापा, जहाँ पर हजरत एक बहुत पुरानी गढ़ी है जिसमें हजरत लश्कर शाह शहीद का मज़ार मुबारक है, काफ़ी लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए विदर्भ के इलाके से आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं। सरकार ताजुल औलिया को उस जगह से भी काफ़ी निस्बत थी। जब वाकई में आप मुकीम रहा करते तो अक्सर खापा भी चले जाया करते थे। क्या सुना है आपने इस बारे में? ये बात सही है और आमतौर पर ये बयान भी किया जाता है कि हजरत लश्कर शाह के मज़ार अक़दस पर आपकी हाजिरी हुआ करती थी। वो भी खापा के इलाके में है, वो भी नदी का इलाका है और उनकी भी अजमत के चर्चे बहुत लोगों तक पहुंचते रहे हैं। और जाहिर है कि जब ताजुल औलिया ने वहाँ हाजिरी दी है तो उनका मुकाम का हम अंदाज़ा रूहानी एतबार से लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम खापा और देखते हैं वहाँ के हालात और वो मकाम भी देखेंगे जिस जगह पर खड़े रहकर सरकार ताजुल औलिया हजरत लश्कर शाह शहीद की ज़ियारत करते थे। चलिए खोज इंडिया के साथ खापा चलते हैं। देखिए वो मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया अक्सर जब वाकई आया करते थे तो काबुल कंधार के साथ साथ इस मकाम पर भी तशरीफ़ ले आते थे। जी हाँ दोस्तों, काशीनाथ पटेल के साथ कहा जाता है कि उनके साथ इस मकाम पर आते थे। ये वो दयार है। हमने पिछले एपिसोड में भी इस दयार के बारे में आपको सारी जानकारियाँ दी हैं। दरअसल ये एक पुराना किला है, गढ़ी है जिसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, ये हम लश्कर शाह शहीद के मज़ार अक़दस पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अब्दुल गफ़्फ़ार भाई से और जानने की कोशिश करेंगे सरकार ताजुल औलिया के हवाले से
कि सरकार ताजुल औलिया के हवाले से अब्दुल गफ्फार भाई से हम पूछेंगे। अब्दुल गफ्फार भाई, ये बताइए, सरकार ताजुल औलिया यहाँ पर कहते हैं आया करते थे, कहाँ पर आते थे वो? बाबा ताजुल औलिया यहाँ पर दरवाजे तक आते। ये इन सीढ़ियों तक, यहाँ ये सीढ़ियों तक आते। अच्छा, ये दरवाजे तक आते थे, अंदर नहीं जाते थे? अंदर नहीं जाते। क्या बोलते थे? बोलते थे बाबा अंदर नहीं जाना, बाबा अंदर डंडा लेके बैठे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं गफ्फार भाई, आप कुछ कहेंगे? बस वो भी वही सही कह रहे हो। अच्छा। वो सरकार के बारे में ऐसे ही बोलते थे। हम नहीं जाते, हमें मारते। अच्छा, ये बहुत बड़ी हस्ती है। ये पटेल साहब को भेजते थे। अच्छा, फिर अंदर किसे भेजते थे? वो पटेल साहब को बोलते थे आप जाओ। बाकी से जो काशीनाथ पटेल आते थे, साहब हाँ, साथ आते थे, उनको वो भेजते कहते थे कि आप अंदर जाओ, हमको इजाजत नहीं। हमको इजाजत नहीं, हम नहीं इजाजत जाते। नहीं है। सरकार ताजुल औलिया इस जगह का इतना अदब और एहतराम करते थे कि आप इन सीढ़ियों के पास से ही ज़ियारत कर लेते थे। ज़ियारत करते थे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आए वो अंदर आकर अंदर की भी ज़ियारत करवा दें। वो शानदार कैंपस है जिसे लश्कर शाह शहीद कैंपस कहा जाता है। इस तरफ तो देखिए, चारों तरफ एक बहुत पुरानी कदीम 1000 साल पुराना ये कैंपस है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम इसकी सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। हाँ, काफ़ी लोगों की मज़ारें इस कैंपस में मौजूद है, लेकिन इस जगह का अदब सरकार ताजुल औलिया किया करते थे। सीढ़ियों तक आते थे और ज़ियारत करते थे। ये देखिए, ये मकाम है, इसकी भी निस्बत सरकार ताजुल औलिया से। चलिए अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। नागपुर में एक तो भोसला खानदान था और दूसरा गोंड मुस्लिम बादशाह भी हुआ करते थे। उस वक्त कहते हैं राजा आजम शाह साहब का जमाना था। हाँ जी हाँ। वो भी सरकार ताजुल औलिया को बहुत मानते थे। जी हाँ। उनके हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, जो खानवादा बख्त बुलंद रहा, जो भोसलों से पहले नागपुर पर हुक्मरानी करता था, उसी खानवादे के पेंशन याफ्ता राजा आजम शाह भी हुए हैं। और राजा आजम शाह हजरत से बहुत करीब रहे हैं और हजरत का जो दौरा होता था, नागपुर का जो टाकली हाउस है वहाँ पर भी आप हजरत अक्सर उनकी बेटी, हाँ, उनकी जो बेटी वहाँ रिहाइश पजीर थी और बेटी के पास हजरत आजम साहब भी मौजूद रहा करते थे। बड़ा शाही ठाट बाट का ज़माना था। इनकी बड़ी मतलब मदारिस थे और एक बग्घी कहते हैं स्पेशल थी जो इनको लेने के लिए जाया करते थे, उसका भी एक वाक़या है। हाँ, जहाँ तक वो बग्घी का सवाल है तो हजरत ताजुल औलिया उस बग्घी का बड़ा एहतराम किया करते थे। वो बग्घी पर बैठते थे लेकिन ऊपर सीट पर नहीं बैठते थे, पायदान पे बैठते थे। पायदान पे वो अपनी नशिस्त हासिल कर लेते थे और ये कहा करते थे कि ये राजा की नशिस्त है, ये राजा यहाँ बैठेगा। मतलब इतना एहतराम था उनका दुनियावी एतबार से भी। सलमान शाह जो उनके नवासे हैं गालिबन राजा आजम शाह साहब के, उनके पास काफ़ी तबरुकात भी मौजूद हैं। आप चलिए हमारे साथ, हम यहाँ से सीधे चलेंगे सलमान शाह साहब के घर पर और उन तबरुकात की आपको ज़ियारत करवाएंगे जिसकी निस्बत सरकार ताजुल औलिया से। आइए सलमान शाह साहब के घर टाकली हाउस चलते हैं। फाइनली हम उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जिसे टाकली हाउस के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है, हम इसके पहले भी हालांकि एक एपिसोड सलमान शाह के ऊपर और इनके ख़ानदान के ऊपर बना चुके हैं, लेकिन जो नए नाजरीन हैं उनको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये वो मकाम है टाकली हाउस का, राजनगर स्थित, जो राजा आजम शाह जो आखिरी मुस्लिम गोंड शासकों में आखिरी बादशाह हुए हैं, उनके नवासे सलमान शाह का घर है। कहते हैं कि इनके पास भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन से रिलेटेड कई तबरुकात मौजूद हैं और इनके ख़ानदान की क्या यादें थी वो चलकर हम बात करेंगे सलमान शाह साहब से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलमान शाह साहब, आपका खोज इंडिया में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम दोबारा आपके घर पे आज आ गए हैं। आपका बहुत बहुत जी हाँ, जी हाँ। आज हम स्पेशल इस सिलसिले में आए हैं कि हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड जो बातें थी आपके ख़ानदान से वो आज हमें आप बताएंगे और जो तबरुकात हैं आपकी वालदा के ज़रिए जो आपके पास आए उनकी आप ज़ियारत करवा सकें।
सलमान शाह साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी कि आपके नाना जी राजा मोहम्मद आजम शाह जी, राजा मोहम्मद आजम शाह साहब के बारे में कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया और आपके नाना जी जो है बहुत एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जी हाँ, बहुत जुड़े हुए थे अच्छा। एक दूसरे से। जी हाँ जी हाँ। और वो हमेशा जब भी आते थे तो उनके लिए यहाँ से एक टांगा मुकर्रर था राय साहब के यहाँ से, हमारे नाना के यहाँ से। तो आप यानी ऊपर नहीं बैठते थे, आप ऐसा पायदान पे ऐसे पैर लटका के बैठते थे, पैर लटका के बैठते थे। तो लोग पूछते थे बाबा आप ऊपर बैठिए ना, तो कहते थे नहीं राजा बैठते, कहने लगा पर अपन नीचे बैठते। अपन नीचे बैठते, राजा ऊपर बैठता, अपन नीचे बैठते। हाँ ऐसा। फिर वो कहते, फिर वो आते थे तो नाना बाबा उनको रिसीव करने, तो कभी कभी गेट से वापस चले जाते थे, कभी अंदर तक आते थे, कभी खास उनकी चादर बिछी रहती थी तख्त पे, उस पर बैठते थे। तो जैसे आते थे तो दूध का प्याले लेके जाते थे, तो कहते थे मेरा चांद, मेरा चांद। आपके नाना को मेरा चांद के नाम से? जी हाँ, मेरा चांद, मेरा चांद। ये भी कहा जाता है कि ये जो आपका मकान है टाकली हाउस, जी हाँ, इस मकान में अक्सर सरकार ताजुल औलिया आया करते थे। तो आपके पास सरकार ताजुल औलिया से रिलेटेड जो तबरुकात हैं, जी हाँ, क्या आप उसकी ज़ियारत हम लोगों को करवाएंगे? हाँ, ताकि आपके जरिए हम सारी दुनिया तक उस चीज को पहुंचा सकें। ये देखिए कितना संभाल कर रखा है सलमान शाह साहब ने इस विरासत को। इन सब का ताल्लुक जो है सरकार ताजुल औलिया से है। ये बटुआ, जी हाँ, वो सबका ही दिया हुआ रहता था। हर चीज उनके कोई इलाका देता होगा तो वो रानी साहब को दे देते थे। ये आज भी देखिए वो वैसे ही है। ये देखिए चांदी, बिल्कुल ये चांदी का बटुआ है। क्योंकि वो पान सुपारी छालियाँ बहुत खाती थी। अच्छा। हमारी नानी रानी लाल मोती साहिबा। अच्छा, आपकी नानी को दिया? नानी, ये उनके जमाने का, यानी राजा आजम शाह साहब की अहलिया को दिया था। क्या नाम बताया आपने? रानी लाल मोती साहिबा। लाल मोती साहिबा की निशानी है। सरकार ताजुल औलिया ने उनको ये बटुआ दिया था। ये चांदी का है। एक दूसरा बटुआ जो है वो भी इसी तरीके से सरकार ताजुल औलिया का तोहफा है जो सलमान शाह साहब के पास मौजूद है। इसके अलावा ये सब जी वहीं से अम्मी कहती थी कि ये सब हमारी वालिदा के पास था। अच्छा। हमारी खाला जो परवरिश की उनको मिला। करके दिखाइए। ये देखिए ये सब भी पत्थर वगैरह हैं। ये सब चीजें सरकार ताजुल औलिया ने अपने हाथों से बैठे रहते थे, वो दे देते थे उठाकर, तो संभाल कर वो रखा करती थी। इसके अलावा इसमें भी सब है कुछ क्या? अच्छा, इसमें एक मिट्टी, हाँ बस मिट्टी दे देते थे, कुछ दे देते थे। मिट्टी है, कभी मिट्टी है। मजदूबियत के आलम में वो मिट्टी उठा, अगर हाथ में उनके मिट्टी है तो तोहफे के तौर पे लोगों को मिट्टी भी दे दिया करते थे। तो खास बात यह है कि काबिल तारीफ बात यह है कि आपकी नानी ने और आपकी वालिदा ने इसको इतने, क्योंकि उस जमाने में ना बाबा साहब ऐसे जैसे घर की कोई मैंने मेंबर होता है ना, इस तरह से मोहब्बत थी इन लोगों में आपस में कि ये कुछ कागजात हैं, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 100 साल पुराने लगभग कागज हैं। इसमें ये बहुत ही, आप देखिए, ज़ियारत कीजिए इसकी। कहते हैं सरकार ताजुल औलिया की राइटिंग है यहाँ पर। क्या होती थी, किसकी है मालूम नहीं। अम्मी जब की थी। ये क्या है? एक ये तो सैरबी का होगा। ये देखिए, ये मैं कहूँगा जूम करके दिखाइए। जब मजदूबियत के आलम में सरकार ताजुल औलिया बैठा रहा करते थे तो कुछ इस तरीके से कागजों पर लिख दिया करते थे। वो क्या लिखते थे अगर पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर एक अल्लाह इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये अल्लाह। और हमेशा हमारी नानी से कहते थे के बारे में कहा जाता है कि आपको उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी पर भी दस्तरस थे। और हमेशा नानी से कहते थे अपन अल्लाह अल्लाह करते, अपन अल्लाह अल्लाह करते। ये उनके बस हमेशा वर्ड्स निकलते थे, बताती है हमें सरकार ताजुल औलिया। इस तरीके से आप देखिए। उसके अलावा एक चादर भी थी। हाँ है, बताएं। जी हाँ, है ना, वो तो खास है जो आप बैठा करते थे उस पे। वो 12 आने की उस वक्त रुपये में, इसको वहीं रखेंगे आप। हाँ जी हाँ, 16 आने होते थे। ये 12 आने की चादर थी जमाने में।
बताती हैं। ये देखिए सरकार ताजुल औलिया की ये ये? देखिए, इसको देखिए, ये भी राइटिंग जो है सरकार ताजुल औलिया की है। मजहूबियत के आलम में वो कुछ भी लिख, लेकिन यहाँ औलिया साफ समझ में आता है कि ये औलिया है। इसको पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए एक फर्क लफ्ज ऐसा लगता है कि लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी का 8 भी देखिए इसमें बना हुआ है। देखिए आप, एक दूसरा कागज भी क्या लिखा है, एक दूसरा कागज भी है, देखिए, ये देखिए, इसको देखिए। मजहूबियत के आलम में आप लिखा करते थे और हाथ में जो आता था ये नानी साहिबा को सब दिए हुए तबरुकात हैं, जैसे 100 साल से ज्यादा वक्फा बीत चुका है। इसको काबिल तारीफ है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इसको इतना संभाल कर। जी अम्मी बता रही थी अच्छा, रुपये 16 आने होते थे, 12 आने की चादर थी जी। रुपये में 16 आने होते थे, तो उस जमाने में ये 12 आने की चादर। और इसमें थोड़ा रेशम का काम है, बड़ी पूरी पीछे, और धुली नहीं है आज तक धुली नहीं है। अम्मी यही कहती थी कि हमने ये धुली भी नहीं है, देखिए, और हमने भी इसको कभी धोया नहीं। ये वो चादर मुबारक है। इसके बारे में कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया जब भी डाकली हौज आते थे तो ये पलंग पर खास बिछाई जाती थी। ये 12 आने की सन 1900 के आसपास 12 आने इसकी वैल्यू हुआ करती थी। ज़ियारत कीजिए, बहुत कीमती तोहफा है। सलमान शाह साहब ने बहुत संभाल कर इसको रखा है। के जमाने में देखिए ये हाथी दांत से बने हुए बटन इस तरीके से बेशुमार एक राजा के घर में चीजें होती है, मौजूद है इस वक्त। सलमान शाह साहब और कोई यादें हैं सरकार ताजुल औलिया से जुड़ी? या ख्वाजा कोई बटन है, ढक्कन, मेड इन ढक्कन, ढक्कन क्या कहलाता था। अच्छा, ये देखिए इसको गौर से देखिए आप। ये कुर्ते की बटने हैं और इस पर कितने खूबसूरती से लिखा हुआ है या ख्वाजा। इस तरीके की बटनों का इस्तेमाल होता था। और ये नाना जब कहीं बाहर जाते थे ना, ये चांद है, ये चांद सरकार ताजुल औलिया बहुत पसंद था। ये लगा के रखे हैं नाना, इसको मेरा चांद कहते थे। ये देखिए, ये मेरा चांद, ये राजा आजम शाह साहब की निशानी है, ये उनका बैच। और पीछे उसमें शेर लकी बोन भी है। इसके एक शेर की बोन भी है, कहते हैं लकी बोन के नाम से उसको कहा जाता है। राजा आजम शाह साहब यहाँ पर सीने पर इस तरीके से लगाया करते थे, और इस चांद की निस्बत से ही शायद सरकार ताजुल औलिया उनको मेरा चांद। उसमें वो एक मतलब बड़ी अच्छी तस्वीर उसमें भी था ये, मगर वो कहाँ हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। हम शुक्रिया किस तरीके से अदा कर सकते हैं हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन आपने जिस चीज़ की ज़ियारत करवाई, इंशाल्लाह बहुत से लोग इनको देखकर फैज़याब होंगे। फिर खोज इंडिया आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। एपिसोड में देखा कि किस तरीके से हमने सरकार ताजुल औलिया की 1892 से जब आप पागल खाना गए उस वक्त से लेके रिलीज़ तक के हालात और रिलीज़ के बाद के वाक़ई के हालात, जिसमें हमने आपको काबुल कंधार से लेके खापा तक के हालात को दिखाने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों, इसके बाद वाले एपिसोड में जो आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 3 जो होगा, उसमें हम लाल महल के अंदर के हालात दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से सरकार ताजुल औलिया का वक्त शकरदरा स्थित लाल महल में बीता। उसके बाद शहर के उन दरगाहों की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे जहां पर सरकार ताजुल औलिया अक्सर जाया करते थे। उसके बाद हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपका नमाज जनाजा हुआ, कहाँ पर आपको गुस्ल दिया गया, किसने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और आखिर में जो दरबार है उस दरबार का सारा इतिहास हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो दरबार किन किन मरहलों में बनता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें पसंद आए अगर हमारा काम आपको, और शेयर ज़रूर करें ताकि सरकार ताजुल औलिया का पैगाम, उनकी हिस्ट्री सारी दुनिया तक आसानी से
पहुंच सकें। मैं डॉक्टर अजीउद्दीन, खोज इंडिया।